हेलो टीचर्स, मैं हूं मोहित शर्मा और मैं एक टीजीटी साइंस टीचर हूं। जो अभी 2021 की जो वैकेंसी आई थी उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ है और मैं चाहता हूं कि जिस तरीके से मेरा सिलेक्शन हुआ है, और मुझे नहीं पता था कि सिलेक्शन होगा या नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद, शायद मैं बहुत दिनों से पढ़ा रहा था, सीबीएसई स्कूल्स में पढ़ाता था, उसकी वजह से मुझे लगा कि वो पेपर बहुत आसान था, जिसकी वजह से मेरा सिलेक्शन इस टीजीटी साइंस 2021 में हो पाया। मैं चाहता हूं कि जो तरीके मैंने अपनाए थे, जिनकी वजह से मेरा सिलेक्शन हुआ, जो मेरे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स थे, मैं आपसे डिस्कस करूं। आज की वीडियो में हम सिलेबस के अलावा बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। मेरे क्या क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स थे जिसकी वजह से मेरा सिलेक्शन टीजीटी साइंस 2021 में हुआ। अचानक से ये एग्ज़ाम आ गया और मैं तैयारी में लग गया था। तैयारी में भी कोई ख़ास नहीं, मैं पीजीटी के लिए प्रिपेयर कर रहा था, लेकिन अचानक से टीजीटी होने पर मैंने देखा कि सिलेबस बहुत ज़्यादा छोटा है और मैं इसे कर सकता हूँ, और मैं कर भी पाया। तो आज हम टीजीटी से रिलेटेड सारी जानकारी इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप जानते होंगे कि DSSB ने भी अपना कैलेंडर लॉन्च कर दिया है, जिसमें टीजीटी साइंस के बारे में बताया है। वो टीजीटी साइंस का एग्ज़ाम जुलाई के महीने में हो पाएगा। जैसा कैलेंडर में बताया गया था, वो टेंटेटिव कैलेंडर था। अभी उसके बारे में कोई ऑथेंटिक जानकारी नहीं है कि DSSB का टीजीटी कब होगा, लेकिन होगा ज़रूर। दोस्तों, ये क्लियर है कि ये टीजीटी होना ज़रूर है, और यूपी में भी नई सरकार आने पर ये यूपी टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी जो 27,000 हैं, वो आनी ज़रूरी हैं। तो मैं चाहता हूं कि अब की बार मेरे भी कुछ दोस्त जो नए टीचर्स हैं, जो इस बार रह गए हैं या फिर किसी ना किसी वजह से वो रह जाते हैं, या न्यू कमर्स हैं, वो भी टीजीटी साइंस में सेलेक्ट हों। तो टीजीटी साइंस एक बेहतरीन जॉब है, एक अच्छी जॉब है। मैं इसमें आने के बाद मुझे बहुत काफ़ी अच्छा महसूस हुआ। अच्छी सैलरी देते हैं, अच्छा वर्क है, एक प्रोफाइल भी ठीक है। तो मैं चाहता हूं कि सभी के लिए मैं अपनी इस वीडियो में डिस्कस करूं। तो देखिए दोस्तों, टीजीटी साइंस में दो चीज़ें होती हैं। एक तो फिजिक्स का सिलेबस आता है और दूसरा केमिस्ट्री का। फिजिक्स के जो क्वेश्चंस होते हैं, फिजिक्स के क्वेश्चंस 64 क्वेश्चंस फिजिक्स के होते हैं। एक दो कम भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि सर ने बता दिया कि 64 है तो 64 ही है। मेरे ख्याल में 63-64 क्वेश्चन हर बार देखने को मिले हैं, जो मैंने प्रीवियस ईयर्स में देखा है और अब की बार भी मैंने देखा। और ये केमिस्ट्री के जो क्वेश्चन होते हैं, लगभग 61 क्वेश्चंस केमिस्ट्री के। ये रेशो होता है 64 क्वेश्चंस फिजिक्स और 61 क्वेश्चंस फ्रॉम केमिस्ट्री। तो मेरा जो बैकग्राउंड मेरी केमिस्ट्री रही है, तो मैं केमिस्ट्री को ही अच्छे से पढ़ा मैंने, जिसकी वजह से मेरा सिलेक्शन हुआ केमिस्ट्री में। तो केमिस्ट्री में कमांड करने के लिए मैं पहले वीडियो बनाऊंगा, फिर मैं अपने इस फिजिक्स को कैसे मैनेज करना है ये भी मैं बताऊंगा। और हमारे एक सर हैं जिनका एक फिजिक्स गुरु चैनल है, अंकित शर्मा, वो फिजिक्स पढ़ाएंगे आपको, और कुछ चीज़ें मैं भी अपनी शेयर करूंगा कि मैंने कैसे तैयारी की थी। वो भी खुद एयरफोर्स रिजाइंड हैं और एक अच्छा चैनल चलाते हैं, और यहाँ पे वो भी टीजीटी साइंस ही हैं। तो 61 क्वेश्चंस पर कैसे कमांड करनी है, ये चीज़ें हमें बतानी है। तो सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं कि सिलेबस क्या क्या है, आखिर हम इस सिलेबस को कैसे प्रिपेयर करें टीजीटी साइंस का। तो इस वीडियो में हम टीजीटी साइंस का, चाहे DSSB हो, चाहे कोई भी स्टेट टीजीटी पीजीटी हो, हम उसका डिस्कस करेंगे। जैसे मैटर होता है, मैटर जिसे हिंदी में कहते हैं द्रव्य। लैंग्वेज का कोई प्रॉब्लम ना लें कि लैंग्वेज में दोनों लैंग्वेज में पढ़ाऊंगा, कोई भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो मैटर एक पहला होता है कि मैटर एक टॉपिक है, मैटर के बारे में है सारी चीज़ें,
और मैं समझता हूँ कि इसमें आप NCERT 9th की NCERT उठा सकते हैं या फिर स्टेट वाली SCERT उठा सकते हैं मैटर के लिए। तो ये बुक्स रिकमेंडेड है, NCERT या आपकी SCERT 9th मैटर के लिए ये मैं अच्छी मानता हूँ। और इसमें 11th का फर्स्ट चैप्टर जो केमिस्ट्री का है NCERT के अंदर, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, रसायन की कुछ मूल अवधारणाएं, वो भी एक अच्छा चैप्टर है मैटर को प्रिपेयर करने के लिए। तो मैटर आप वहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं और हम इस जो हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे उनको तो ये सारा लाभ मिलना ही है। दूसरा होता है रासायनिक संयोग के नियम, रासायनिक संयोग के नियम, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस, केमिकल कॉम्बिनेशंस, रासायनिक संयोग के नियम। रासायनिक संयोग के नियम के लिए आप NCERT उठा सकते हैं, संयोग के नियम, जिसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन है, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन है, एवोगैड्रोस लॉ है। ये सारी चीज़ें रासायनिक संयोग के नियम के अंतर्गत आती हैं और इसके लिए प्रीफर्ड बुक जो होगी वो 11th की NCERT ही होगी। 11th की आप NCERT उठाइए और उसमें पहला जो चैप्टर है रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, वो इसके लिए पर्याप्त है और काफ़ी है। मैं काफ़ी टाइम से CBSE स्कूल्स में केमिस्ट्री पढ़ाता था और मुझे NCERT के बारे में बहुत सारी नॉलेज हो चुकी थी जो TGT के लिए पर्याप्त थी, जिससे मैं TGT बन पाया। अगला है कि इसमें आप ये सब चीज़ें तैयार कर सकते हैं। पदार्थ की संरचना, पदार्थ की संरचना यानी स्ट्रक्चर ऑफ एटम या एटॉमिक स्ट्रक्चर, ये 11th की बुक आप उठाइए। 11th की बुक में दूसरा यूनिट है एटॉमिक स्ट्रक्चर और उसमें क्या क्या चीज़ें, कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ें इसमें नहीं है। आप 9th की स्टार्टिंग में आप 9th की NCERT भी इसके लिए उठाकर इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। इसमें केवल डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, ये है। और दूसरा होता है कि एटम क्या होता है, मॉलिक्यूल होता है, इनकी क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या क्या अभिलक्षण हैं, क्या क्या इनकी विशेषताएं हैं, ये सारी चीज़ें हैं और हमारे चैनल पर ये सारी चीज़ें आपको मुफ्त में मिलती रहेंगी। अगला होता है, अब एटॉमिक स्ट्रक्चर में डिस्कवरीज आती हैं। डिस्कवरीज जैसे इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, प्रोटॉन की खोज किसने की, न्यूट्रॉन की खोज किसने की, बहुत सारी चीज़ें हैं। ये सारी चीज़ें डिस्कस की जाएंगी, किस कारण किसकी खोज कैसे हुई, ये सब चीज़ें आती हैं और इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स, आइसोटॉप्स के न्यूमेरिकल्स हैं, ये भी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे और इसको डिस्कस करेंगे। प्रीफर्ड बुक आपको 9th और 11th का सेकंड चैप्टर और 9th का फोर्थ चैप्टर, 9th की NCERT का आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। और चैनल से जुड़े रहेंगे तो कोई दिक्कत आपको आनी ही नहीं है। अगला होता है कि इसी एटॉमिक स्ट्रक्चर में डी ब्रोगली का सिद्धांत है, जो द्वितीय प्रकृति है, ड्युअल नेचर है इलेक्ट्रॉन का, वो हम पढ़ेंगे। इससे क्वेश्चन आते हैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत, आबाउ प्रिंसिपल जिसे आबाउ का नियम है, पाउली अपवर्जन नियम, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ये सब चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर एक वास्ट सिलेबस है, एक बड़ा सिलेबस है जिसे हम इसमें डिस्कस करेंगे। एक होता है रेडियो एक्टिविटी या रेडियो सक्रियता। रेडियो सक्रियता में ये भी अगला टॉपिक है, रेडियो सक्रियता। ये भी वैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंतर्गत ही पढ़ा दिया जाता है। तो रेडियो सक्रियता के लिए भी एक स्पेशल क्लास होगी आपकी, रेडियो सक्रियता। प्रीफर्ड बुक यूपी बोर्ड की उठा सकते हैं और वैसे NCERT में जो छोटी छोटी जगहों पर लिखे रहते हैं, नीचे नोट लिखे होते हैं, वो रेडियो सक्रियता के बारे में पर्याप्त जानकारी देते हैं, लेकिन बच्चों के वो समझ में नहीं आती है, ठीक है। आप बच्चे नहीं हैं, आप एक टीचर हैं,
रेडियो एक्टिवता या फिर रेडियो सक्रियता, इसके बारे में हम डिटेल क्लास लेंगे। इससे भी रिलेटेड चीज़ें पूछी जाती हैं इन द एग्ज़ाम। ठीक है। केमिकल बॉन्डिंग यानी रासायनिक आबंधन, रासायनिक आबंधन यानी रासायनिक बंध जिन्हें आप पढ़ते हैं। वैद्युत संयोजी बंध क्या होते हैं, सहसंयोजी संयोजी क्या होते हैं, उप सहसंयोजक बंध क्या होते हैं। ठीक है। मॉलिक्यूल क्या होता है यानी अणु क्या होता है, कैसे बनता है, कैसे उसके अंदर बॉन्डिंग होती है, वो कैसे उसका व्यवहार है, क्यों बनते हैं बंध, ये सारी चीज़ें हम रासायनिक बंध के अंदर, रासायनिक आबंध यानी केमिकल बॉन्ड के अंतर्गत पढ़ेंगे। और केमिकल बॉन्डिंग आपने पढ़ा होगा, ये 11th की बुक में एक पूरा चैप्टर है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। इस चैप्टर को आप पढ़ सकते हैं 11th की एनसीईआरटी से। तो देखिए फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं कि एनसीईआरटी 11th की स्पेशली एनसीईआरटी कितना सिलेबस को समाये हुए है, जो टीजीटी का है, टीजीटी का सिलेबस है। अगला होता है रासायनिक अभिक्रियाएं। रासायनिक अभिक्रियाएं, जो रासायनिक अभिक्रियाएं, इसके लिए 10th की पहली किताब, जो 10th का जो पहला चैप्टर है, किताब तो एक ही है साइंस की, तो रासायनिक अभिक्रियाएं जैसे विस्थापन अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया है यानी कॉम्बिनेशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, ये जो पहला चैप्टर है इसको आप पढ़ सकते हैं। 10th का एनसीईआरटी साइंस का पहला चैप्टर आप पढ़िए और ये आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम रिसोर्स बुक आपको बता रहे हैं। और बार बार मैं एनसीईआरटी पे फोकस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि एनसीईआरटी में दी गई जानकारी ऑथेंटिक होती है। ये बहुत सारे क्वेश्चन क्लेम होते हैं, बाद में वो डिलीट किए जाते हैं। तो डिलीट करने पर बहुत सारे लोगों का स्कोर बिगड़ जाता है। जैसे मेरी एक फ्रेंड का नंबर नहीं आया, उसके 5 क्वेश्चन डिलीट हो गए और वो बैकफुट पे आ गया। तो हमारे पास ऐसा एक सेफ स्कोर हो, मैं इस वीडियो में आपको सेफ स्कोर भी बताऊंगा कि सेफ स्कोर कितना है, कितने क्वेश्चन पर हम सेफ जोन में पहुंच जाते हैं, किस कैटेगरी में कितना सेफ जोन है, और वो सेफ जोन ऑथेंटिक रहा है, बार बार सही रहा है, ऐसा मेरा मानना है। देखिए वैद्युत रासायनिक सेल, वैद्युत रासायनिक सेल। अगला है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नाम का एक चैप्टर है या वैद्युत रसायन 12th की एनसीईआरटी में। ठीक है। 12th की एनसीईआरटी में उसमें वैद्युत रासायनिक सेल है, वैद्युत रासायनिक सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जैसे गैल्वेनिक वोल्टाइक सेल हैं। और ये 11th के रेडॉक्स चैप्टर में भी मिल जाएगा, जो 2nd वॉल्यूम का पहला है। तो इसके लिए मैं प्रेफर करूंगा कि आप 12th की एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 3 जो है, जिसको वैद्युत रसायन या फिर उसमें वैद्युत रासायनिक सेल होगा, जिसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते हैं इंग्लिश में, वो आपको सही रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स। देखिए तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, 11th की एनसीईआरटी उठा लीजिए, यूनिट 3 पढ़ लीजिए, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। इसके लिए आप 11th की एनसीईआरटी यूनिट 3, 11th एनसीईआरटी यूनिट 3 आप उठा सकते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, क्योंकि मैं इस सब को अब रफ करूंगा क्योंकि लिखने के लिए थोड़ी कम जगह बची हुई है। तो ये सिलेबस तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण के लिए 11th की बुक। और जो बिगिनर्स हैं, बिगिनर्स आप 10th की बुक भी उठा सकते हैं, जिसमें चैप्टर 5 है और चैप्टर 5 तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण है। कोई ज़्यादा डिटेल नहीं पूछी जाती, फिर भी हमें ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज होनी चाहिए। और हमारे चैनल पे तो ये सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। अगर चैनल पे आप कंटिन्यू रहे तो 61 क्वेश्चन में कोई मैं ऐसी बात नहीं करूँगा, आपके 50 पक्के हैं और आपके पोटेंशियल है, जो अच्छे स्टूडेंट होंगे वो 61 भी ला सकते हैं। तो ये मेरा वादा है, आप ज्वाइन करते रहिएगा। नेक्स्ट होता है जीओसी,
जिसे जीओसी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये सामान्य कार्बनिक रसायन भी कहते हैं। जीओसी पढ़नी है आपको। तो जो बिगिनर्स होते हैं, मैं फिर कह रहा हूं बिगिनर्स के लिए 10th की एनसीईआरटी का 4th चैप्टर, जिसे कार्बन के यौगिक, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, ये सब चीज़ें उसके अंतर्गत आते हैं। तो आप जीओसी के लिए बिगिनर्स तो वो उठाएं जो बिल्कुल नए हैं, और जिनका थोड़ा बहुत भी बेस है वो 11th में पहुंच जाइए और सेकंड वॉल्यूम उठाइए, उसमें, और सेकंड वॉल्यूम में आप पढ़ सकते हैं जीओसी को। सेकंड वॉल्यूम में एक चैप्टर है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जीओसी, उसे आप कवर कर सकते हैं। एक होता है समावयवता, आइसोमेरिज्म, इसको कहते हैं आइसोमेरिज्म या आइसोमेरिज्म, बहुत सारे लोग बोलते हैं। आइसोमेरिज्म में आप कई टाइप्स की होती है, जीओसी के अंतर्गत आती है, इसमें सारी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी आपको। आइसोमेरिज्म 11th की बुक काफ़ी है इसके लिए, जो जीओसी मैंने सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बताया। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर होता है हाइड्रोकार्बन, जो 11th की बुक में है, हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन में नेक्स्ट चैप्टर है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ही, और इसमें आप 11th की बुक से आप इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। तो आप देखिए कि 11th की बुक ज़्यादा आ रही है, सबसे ज़्यादा। तो प्रीफर्ड बुक टोटल जो बिगिनर्स हैं वो 9th 10th से स्टार्ट करिएगा, और बाकी पहले आप 11th की एनसीईआरटी इसके लिए सफिशिएंट है। मेरा मानना ऐसा है कि 11th की एनसीईआरटी आप फॉलो करिएगा और आप इस सिलेबस को, केमिस्ट्री के सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं जो टीजीटी साइंस के लिए है। तो अब मैं कहने वाला था कि आपको सेफ स्कोर कितना होगा, कि सेफ जोन में आप आ जाएं, तो आप 11th की एनसीईआरटी पढ़िएगा, और जो बिगिनर्स हैं वो 9 10 से स्टार्ट कर सकते हैं। चैनल ज्वाइन करते रहेंगे तो बस केवल अपना नोट्स बनाइए और भूल जाइए कि कौन सी बुक आपको फॉलो करनी है, सारी चीज़ें आपको मिलेंगी और सारी गाइडलाइंस मिलेंगी। देखिए सेफ स्कोर मैं आपको बता दूं, फॉर द जनरल की मेरिट पिछली बार से हम देखते आ रहे हैं कि जो जनरल वाली मेरिट है वो लास्ट ईयर 77 क्वेश्चंस पर गई थी। मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ, ये ध्यान रखें। फॉर द जनरल सेफ जोन 77 क्वेश्चन गई थी, और अब की बार 2021 में ये क्वेश्चन हो गए हैं 81 क्वेश्चन, जिसमें 5 क्वेश्चन डिलीट हुए हैं। ये ध्यान रखें कि 5 क्वेश्चन डिलीट भी हुए हैं, और एक क्वेश्चन की वैल्यू थी 4.094। ये ध्यान रखें, पहले इंटरव्यू हुआ करता था, अब कोई इंटरव्यू नहीं है, इसमें इंटरव्यू था, और इंटरव्यू में मैक्सिमम स्टूडेंट्स चाहे कैसे भी 35 प्लस क्वेश्चन यानी 35 प्लस मार्क्स ले आते हैं, चाहे वो कैसे भी लाते हों, लेकिन मैंने देखा है कि 35 प्लस मार्क्स थे, और इसमें कोई इंटरव्यू नहीं है। एक 4 मार्क्स का है तो थोड़ा कंपटीशन टफ हो जाता है, तो थोड़ी मेरिट बढ़ी है, लेकिन 2 सब्जेक्ट हैं, ध्यान रखें साइंस के अंदर, फिजिक्स और केमिस्ट्री। तो सेफ जोन आप अपना जो मान के चलिए, अगर आप 85 प्लस में हैं तो आप सेफ हैं, यानी कट पिटने के बाद आप 85 प्लस क्वेश्चंस लाते हैं तो आप सेफ जोन में हैं। वहीं ओबीसी के लिए ये जो मेरिट है, अब की बार जो क्वेश्चंस रहे हैं 74 क्वेश्चंस रहे हैं, 74 क्वेश्चंस रहे हैं, तो मेरा मानना है कि वो 80 प्लस में अपना सेफ जोन समझें। ईडब्ल्यूएस का जो मेरिट है अब की बार था 76 क्वेश्चन, वो अपने आप को लगभग
82 प्लस मान के चलें, 82 प्लस का वो रखें। जो एससी की मेरिट है वो 63 के अराउंड थी, 63, और उनका एक सेफ जोन वो 70 क्वेश्चन बना के चलें। लेकिन ये तो एक हम प्रिडिक्टेबल अपनी मेरिट बना सकते हैं, लेकिन हमको ये टारगेट नहीं करना है, हमको ये बिल्कुल सेफ जोन में जाना है, जिसके लिए हमें हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और हर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। हमको लगभग 100 क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं और 100 क्वेश्चन हमको सही बचा करके चलने हैं, जिससे हम मनपसंद स्कूल में अपना सिलेक्शन पा सकें। क्योंकि फिर हमारा मनपसंद स्कूल में सिलेक्शन नहीं होता है तो हम घर से दूर चले जाते हैं और वहाँ भी परेशान रहते हैं और ट्रांसफ़र के लिए दिक्कतें रहती हैं। इसलिए आप 100 क्वेश्चंस कंप्लीट करिए और टीजीटी में अपना सिलेक्शन पाइए। हम अपने चैनल पर लगातार नए नए वीडियोस, नई नई जानकारी आपको देते रहेंगे, पूरा सिलेबस पढ़ाएंगे। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।